नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद फोगला आज आपसे बात करने वाला हूं एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, महिंद्रा मनुलाइफ बिजनेस साइकिल फंड। यह 21 अगस्त 2023 से 4 सितंबर 2023 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है और वापस सब्सक्रिप्शन के लिए रीओपन होगा 13 सितंबर 2023 को। इससे पहले भी बिजनेस साइकिल फंड पिछले 1-2 सालों में खूब आए हैं और क्या वजह है कि बिजनेस साइकिल फंड बार बार एनएफओ आ रहे हैं, तो मैं आपको इस एनएफओ को समझे उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको बिजनेस साइकिल फंड का दे देता हूँ। देखो, दो तरीके के साइकिल होते हैं, एक इकोनॉमी में साइकिल होता है और एक मार्केट में साइकिल होता है। हर तेजी मंदी के विनर्स अलग होते हैं और विनर्स बदलते रहते हैं। यानी आज जो विनर है वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद कोई दूसरे सेक्टर का विनर होगा और दूसरी कंपनी का होगा, और सेम सेक्टर में भी विनर्स बदलते रहते हैं। जैसे मैं बात करूं इकोनॉमिक वर्क इन साइकिल्स, कैसे अर्थव्यवस्था काम करती है, तो रिसेशन में क्या होता है कि बिजनेस एक्टिविटी कम हो जाती है, जो उधार लेने की क्रेडिट ग्रोथ होती है वो कम होने लगती है। इसके अलावा पॉलिसी ईजी होने लग जाती है। इन्वेंट्री और सेल्स, जो स्टॉक्स हैं और सेल्स है, वो गिरने लग जाती है। अर्ली साइकिल की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस एक्टिविटी पिकअप करने लग जाती है, उधार की जो ग्रोथ है, पर्सनल लोन, होम लोन की ग्रोथ है वो होने लग जाती है, प्रॉफिट इंप्रूव होने लग जाते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी आसान होने लग जाती है, यानी रेपो रेट डाउन होने लग जाती है, जिससे होम लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई सस्ती होने लग जाती है। अब उसके बाद एक स्टेज आता है मिड साइकिल। मिड साइकिल में क्या होता है कि पॉलिसी में जो रेपो रेट है मॉनेटरी पॉलिसी में, वो ना बढ़ती है ना घटती है, न्यूट्रल पॉलिसी हो जाती है, जैसा अभी चल रहा है। इन्फ्लेशन में राइज होता है, प्रॉफिटेबिलिटी पिक करने लग जाती है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ती है और स्टार्ट स्पीकिंग बिजनेस जो है वो पिक करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक साइकिल आता है लेट साइकिल। उसमें क्या होता है कि मॉडरेट ग्रोथ होती है, टाइटनिंग क्रेडिट होती है, फिर अर्निंग जो है उन पे प्रेशर रहता है और इसके अलावा इन्वेंट्री जो है वो ग्रो करने लग जाती है। इसके बाद जो है, ये एक जो इकोनॉमी का साइकिल है, उसके बाद एक बाजार का भी साइकिल आता है, यानी तेजी मंदी का साइकिल आता है। हर तेजी और मंदी में अलग अलग विनर्स होते हैं। तो इस साइकिल के अंदर क्या होता है, जैसे रिसेशन का साइकिल होता है तो उसमें लार्ज कैप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे डिफेंसिव सेक्टर हो गए, लाइक यूटिलिटीज़, फार्मा, एफएमसीजी, कंज्यूमर, नॉन ड्यूरेबल। उसके बाद जो अर्ली साइकिल होता है उसमें साइक्लिकल सेक्टर ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हैं, जैसे ऑटो, बैंक, लार्ज फाइनेंशियल, मेटल्स, माइनिंग, आईटी एंड इंफ्रा। एलोकेशन लार्ज और मिड कैप में ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर मिड साइकिल जब आता है तो उसके बाद सेक्टर लाइक फाइनेंशियल, एनबीएफसी, ऑटो, रियल स्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रीज और मिड और स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जब लेट साइकिल आता है तो नॉन साइक्लिकल एंड डिफेंसिव सेक्टर, जो सबसे पहले थे रिसेशन के अंदर, ऑलमोस्ट उसी तरीके के सेक्टर वापस एफएमसीजी, फार्मा, यूटिलिटीज, लार्ज कैप स्टॉक्स वापस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये महिंद्रा बिजनेस साइकिल जो एनएफओ है, ये ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई करेगा जो कि जिस सेक्टर में आने वाले टाइम में अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है पैसा बढ़ने की और अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है। अगर इकोनॉमिक साइकिल और मार्केट साइकिल दोनों के बीच में ये आइडेंटिफाई करेगा साइक्लिकल अपॉर्चुनिटी, और टॉप डाउन अप्रोच में और बॉटम अप अप्रोच दोनों इसके अंदर हिस्सा होंगे। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है कि पहले बिजनेस साइकिल को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस सेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उस सेक्टर में कंपनी को आइडेंटिफाई करेंगे। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि बॉटम अप अप्रोच में कोई स्टॉक सिलेक्शन जो है वो फाइनल स्टेप होता है। अब मैं बात करता हूं कि महिंद्रा मनुलाइफ का इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको कहा कि टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच दोनों होंगी। पोर्टफोलियो एलोकेशन क्वालिटी कंपनीज में प्रेफर्ड करेंगे बिजनेस साइकिल में। मार्केट अक्रॉस मार्केट कैप होगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप हर सेक्टर में होगा। मार्केट कैप क्यों जरूरी है, जैसे मेटल सेक्टर है तो वहाँ पर लार्ज कैप ही अवेलेबल है, लार्ज कैप के अंदर ही कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन एनबीएफसी है, फाइनेंशियल सर्विस है, तो वहाँ लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों स्पेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज होती है। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहेगा, डाइवर्सिफाइड तो रहेगा लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स इस पोर्टफोलियो में नहीं होंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के अंदर 1000 का किया जा सकता है। रिस्कोमीटर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में है। जैसा कि आपको मालूम है कि वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का मतलब है कि आपकी प्रिंसिपल जो है वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी इक्विटी स्कीम 65% से ज़्यादा अगर
इक्विटी है तो वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। अब बात करते हैं कि इस एनएफओ को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने आपको बना रखा है कि किस परिस्थितियों में कौन सा एनएफओ लेना चाहिए, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। आज इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। नमस्कार।